अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो क्रोएशिया पे। क्रोएशिया एक ऐसा कंट्री जिसकी इम्पोर्टेंस आप अगर किसी इलीगल माइग्रेंट से पूछे जो कि डंकी लगा के बोस्निया सर्बिया वगैरह चला जाता है तो उसको पता है क्रोएशिया की अहमियत। मैं लीगल वे बताता हूँ, मैंने कभी भी इलीगल वेज प्रमोट नहीं किया है और मैं हमेशा रोकता हूँ लोगों को, यार इलीगल वे से आप कहीं मत जाएं। इस तरह एक तो आपकी जान का रिस्क, ऊपर से आप वहाँ पे जाके इलीगल ओवरस्टे हो जाते हो, आपको साइलम करना पड़ता है और कितने कितने साल आप गैर कानूनी तौर पर आप किसी कंट्री के अंदर गुजार रहे होते हो, फिर आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। इस सूरत में जब आप किसी के पास जॉब लेने जाते हो, अगर यूरोप के अंदर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ कि 10 पाउंड या 10 यूरो पर आवर्स मिल रहे हैं, तो जो ये इलीगल माइग्रेंट्स बैठे होते हैं तो इनको 3-3 यूरोस मिल रहे होते हैं, 3 या 4 इस तरह 50% तक या 40% इनको दिया जाता है काम करने के लिए और बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब तुर्की से निकल के इस तरह बॉर्डर क्रॉस वगैरह करके बोस्निया पहुंच जाते हैं तो आगे पड़ता है क्रोएशिया। क्रोएशिया में जब इनकी पकड़ाई होती है तो उनकी अच्छी खासी इनको मार पड़ती है वहाँ पे, क्योंकि जो क्रोएशियन आर्मी और क्रोएशियन फोर्स है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जो भी इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उनको पकड़ के अच्छा खासा तशद्दुद होता है उन पर। तो किसी की बाजू टूट जाती है, किसी की टांग टूट जाती है। तो बस यही होता है कि क्रोएशिया में किसी तरीके से एंटर हो जाए, क्रोएशिया अगर क्रॉस हो गया तो समझ लें आगे वो इटली पहुंच गए, क्योंकि क्रोएशिया के साथ स्लोवेनिया और फिर इटली लगता है। तो ये ही एक मेन कांटा होता है। दो, एक तो तुर्की से जब ग्रीस में एंटर होना एक वो वाला, और एक बोस्निया से आपने जब क्रोएशिया में एंटर होना है वो वाला मामला। तो बेहतर ये है कि आप डंकी लगा के इलीगल रहने की बजाय, इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने की बजाय वीज़ा लेके ही आप डायरेक्ट चले जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और मैं एक चीज़ बताऊं, ये क्रोएशिया जो है कंट्री, ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। मैंने पहले बता चुका हूं कि यूरोप के अंदर एक शेंजन है, एक यूरोप है, एक यूरोपीय यूनियन है, और अभी इंग्लैंड और आयरलैंड ये अलहदा हो गई यूरोप से, ठीक है। अभी जो शेंजन है उसमें 26 कंट्रीज़ हैं, और जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन में कुछ शेंजन कंट्रीज़ भी इंक्लूड है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जो कि शेंजन का पार्ट नहीं है लेकिन वो यूरोपीय यूनियन में इंक्लूड है, लाइक बल्गारिया, साइप्रस, ग्रीक साइप्रस, तुर्क साइप्रस नहीं, उसका वो तो डिस्प्यूटेड एरिया ना। जो ग्रीक साइप्रस है वो, उसके बाद रोमानिया और क्रोएशिया, ये 4 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि शेंजन में तो नहीं है लेकिन यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। अब यूरोपीय यूनियन पे, और मैंने इस पे शेंजन पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब ये जो यूरोपीय यूनियन में ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, अगर किसी एक कंट्री का भी आपके पास वीज़ा आता है तो आप इन 4 कंट्रीज़ में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर लाइक आपके पास क्रोएशिया का वीज़ा आ गया तो क्रोएशिया वीज़ा लेकर आप बल्गारिया भी जा सकते हो, साइप्रस भी जा सकते हो और रोमानिया भी जा सकते हो, जैसे शेंजन का वीज़ा होता है। शेंजन वीज़ा पे क्या है, अगर आपके पास बेल्जियम या फिर फ्रांस या फिर इटली, स्पेन, कहीं एक भी कंट्री का वीज़ा आ जाता है, आप क्या करते हो, आप किसी भी शेंजन कंट्री के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। 26 कंट्री के अंदर आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा, क्योंकि आपके पास शेंजन एक कंट्री का वीज़ा मिला हुआ। सेम इसी तरह ही इन 4 कंट्रीज़ में से किसी एक का भी वीज़ा आ जाए तो आप ट्रैवल कर सकते हो। लाइक क्रोएशिया का वीज़ा है या साइप्रस का वीज़ा ले लो। साइप्रस का वीज़ा भी बड़ा आसान है, दुबई से यूएई से लेना, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपका प्रोसेस होके साइप्रस वीज़ा लगा देता है आपको और आप उस वीज़ा पे आगे चले जाते हो। अच्छा, अब ये चीज़ बताऊं कि जो क्रोएशिया का वीज़ा मिलेगा आपको, ये सेम लाइक शेंजन होगा, इसका जो स्टिकर होगा सेम टू सेम शेंजन होगा, लेकिन ऊपर क्रोएशिया लिखा होगा। बस ये शेंजन नहीं लिखा होगा, बस क्रोएशिया लिखा होगा। इसका मतलब है कि क्रोएशिया और ये बाकी यूरोपीय यूनियन के लिए वैलिड है। अब बाकी जो यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ में आपने अगर जाना है, लाइक इसमें साइप्रस में, बल्गारिया में, रोमानिया में, इनमें 90 डेज़ की एंट्री है, कुछ में 30 डेज़ की एंट्री, कुछ में 180 डेज़ की एंट्री है। क्रोएशिया आपको वीज़ा मिल रहा है अगर 7 दिन का, 15 दिन का या फिर महीने का वीज़ा मिल जाता है, तो आप वहाँ पे जाके दूसरे कंट्री में एंट्री लेते तो आपको तकरीबन 80-90 दिन की एंट्री मिलती है, तो आप वहाँ जाके अपनी सेटलमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए ये चीज़ करामद नहीं होती। ये डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपके पास होना चाहिए, या एक बार आपने वीज़ा ऑलरेडी यूज़ किया हो। लाइक अगर आपके पास
क्रोएशिया का वीज़ा मिला आपको, सिंगल एंट्री वीज़ा मिला, आपने यूज़ कर लिया। आगे और नेक्स्ट टाइम अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया, उस वीज़ा को आपको या तो डबल एंट्री मिला या मल्टीपल एंट्री मिला या फिर सिंगल एंट्री मिला। अब उस वीज़ा पे आप अगर क्रोएशिया में ट्रैवल नहीं करते हो लेकिन किसी और कंट्री साइप्रस वगैरह ट्रैवल कर जाते हो तो ये कारआमद होगा। फर्स्ट टाइम अगर आपको वीज़ा मिलता है क्रोएशिया का सिंगल एंट्री, उस पर आपको मुश्किल होगी, उस पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रोएशिया में मिलेगी। यहाँ तो आपके पास मल्टीपल या डबल एंट्री। क्यों? इसकी एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि अगर आपने क्रोएशिया गए हो तो आप किसी और कंट्री को साथ में एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो डबल एंट्री मतलब आपको वापस भी तो जाना है ना उस कंट्री के अंदर, तो ये उन्होंने एक लॉजिक रखी हुई है। अच्छा, अब दोस्तों इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन किसी भी शेंजन कंट्री, यूरोपियन कंट्री या फिर EU कंट्री की ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर आपको इनविटेशन चाहिए होते हैं, कुछ कंट्रीज़ के अंदर इनविटेशन के बगैर भी काम चल जाता है। मोस्टली जो विजिट वीज़ा वाले होते हैं, विजिट वीज़ा वाले जो हैं उनके लिए इनविटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लाइक अगर मैं यूक्रेन की बात करूं या बोस्निया सर्बिया की भी बात करूं तो ये इनविटेशन मांग लेते हैं। लेकिन अगर विजिट वीज़ा तो इनविटेशन के बगैर भी आप काम चला सकते हो। वो किस तरह के पेड होटल वाउचर अगर आप साथ में लगाते हो तो आपके वीज़ा मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि आपने टूरिज़्म के लिए जाना, ना कि बिजनेस विजिट पे आप जा रहे हो। अच्छा, अब क्रोएशिया के लिए भी वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नेक्स्ट दूसरे कंट्रीज़ के लिए, लाइक होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, उसके बाद एक टूर प्लान, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ, और उसके बाद आपके प्रीवियस पासपोर्ट, प्रीवियस वीज़ा, एक NOC कंपनी का, और तकरीबन 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट विद क्लोजिंग बैलेंस 15 to 20,000 दरम्स आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा तो वेल एंड गुड, कम से कम इतना तो आपने रखना ही है, 15 से 20,000 दरम्स तक, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और ये क्रोएशिया में दोस्तों आप जाके सेटलमेंट भी कर सकते हो, बिजनेस सेटलमेंट हो जाती है वहाँ पे जाके, या फिर अपने वीज़ा को अगर आपको कोई जॉब वगैरह ऑफर कर दे तो अपने वीज़ा को चेंज वगैरह करवा सकते हो। ये यूरोपीय यूनियन के अंदर आप अपने वीज़ा को चेंज करवाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू शेंजन। शेंजन के अंदर टफ होता है। अगर आप यूरोपियन कंट्री लाइक यूक्रेन, बेलारूस और इस तरह की कंट्रीज़ में जाते हो, बोस्निया वगैरह में, सर्बिया में, ये सिर्फ यूरोप में है ना कि यूरोपीय यूनियन में। अगर इस कंट्रीज़ में भी आपके जाके सेटलमेंट करना चाहो तो आपके लिए आसानी होती है। मैं एक चीज़ बता दूं, जो कि रशियन स्टेट्स है ना, उनके लिए इनविटेशन वगैरह मस्ट होता है। ये रशियन स्टेट नहीं रही है, तो इनका इतना मुश्किल नहीं है इनका वीज़ा वगैरह, इनविटेशन वगैरह लेना। आप ऑनलाइन भी किसी ट्रैवल एजेंसी से इसका इनविटेशन मंगा सकते हो या फिर पेड होटल वाउचर लगा के वीज़ा ले सकते हो। वैसे इसके इनविटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।